हेलो बच्चों, यहाँ पे हम मैथ्स का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए है हमारा और सैम्पल पेपर आपका चल ही रहा है यहाँ पे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड मैथ्स का। तो बच्चों, अब तक के हमने पार्ट 1 के वीडियो में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करे। ये उसके आगे के क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका तो नहीं है, ये 11th क्वेश्चन आपका है। फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्ट में LPP कहते हैं, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा आपको z इक्वल टू 4x प्लस 3y एंड द फेसिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सेट कंस्ट्रेंट इज शोन इन द ग्राफ। तो ये आपको ग्राफ दे रखा है, इसमें से आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसको करने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी इसके ग्राफ के जितने भी कॉर्नर पॉइंट है, उस कॉर्नर फेसिबल रीजन के जो भी कॉर्नर पॉइंट है हम उसको ले लेते हैं और उस पर हम z की वैल्यू निकालते हैं। देखिए कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है। एक तो आपके पास ओरिजिन है, दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या हो गया P जिसके कोऑर्डिनेट 0,14, और तीसरा क्या हो गया आपका Q 30,20, और फोर्थ क्या हो गया आपका यहाँ पे R 40,0। तो इन कॉर्नर पॉइंट पे हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन आपको z इक्वल टू 4x प्लस 3y दे रखा है, इन पे हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से फाइंड करते हैं, जो पहली वैल्यू है वो उसको x की जगह लगाएंगे, जो दूसरी वैल्यू है उसको हम y की जगह लगाएंगे। तो 4 × 0, 3 × 0, 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे x की जगह दूसरा पॉइंट में क्या लगाया 0, और y की जगह कितना लगाएंगे हम 40। तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा और ये पार्ट बन जाएगा 120। आंसर आ जाएगा आपका फाइनली 120। फिर हमने तीसरा पॉइंट लगाया Q, x की जगह कितना लगाएंगे, यहाँ पे x की जगह हम लगाएंगे 30 और y की जगह लगाएंगे कितना 20। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 180। और सिमिलर वे में हमने R के भी पॉइंट को निकाल लिया, x की जगह 40 और y की जगह 3 रख के, और ये आपका आंसर आ गया 160। तो इस पॉइंट व्यू में सबसे पहले आपको यहाँ पे ये नोटिस करना है मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है। देखिए मैक्सिमम है आपका 180, किस पॉइंट पे मिल रहा है Q 30,20, और सबसे मिनिमम क्या है 0, जो किस पे मिल रहा है O पे। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं तो ऑप्शन से हमारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू z की क्या 40,0 पर है, 40,0 पर नहीं है, वो है आपका 30,20। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू z की क्या Q 30,20 पर है, तो बिल्कुल ठीक करेक्ट है ये 180 पे। और सी पार्ट में ये यहाँ पे डाल करेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी आप सी पार्ट को चेक कर लेते हैं। सी पार्ट में z की वैल्यू दे रखी है, मैं क्लियर करके फिर बताता हूँ। यहाँ पर सी पार्ट में आपको z की जो वैल्यू बता रहा है 40,0 पर, वो लेस यानी कि कम है। कितनी 160, किससे 0,40 पे हमने कितनी निकाली 120। क्या 160 जो है वो इससे लेस है, नहीं लेस है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 30,20 क्या कम है 180 किस पे 40,0 पे, नहीं, ये मैक्सिमम है, तो ये भी गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट, क्योंकि इस पे यहाँ पे z की वैल्यू 180 जो है वो Q की कोऑर्डिनेट 30,20 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12th में। यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशंस करना है बच्चों। चलिए इंटीग्रेशंस को हम करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप के इंटीग्रेशंस में क्या करते हैं, t को एज्यूम करते हैं। लेकिन t को एज्यूम करने का मतलब ये है कि अगर मैंने 1 + x⁴ को t एज्यूम करा, तो एज्यूम करने पे ये वाली टर्म्स आनी चाहिए, लेकिन मिलेगा आपको ऊपर, तो 1/x³ नहीं मिल रहा है, तो इसको डायरेक्टली हम t नहीं मान सकते। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे x⁴ को इस ब्रैकेट से क्या निकाला, कॉमन निकाला। तो ये x⁴ को मैंने बाहर निकालूंगा, तो x⁴ को बाहर निकालेंगे तो ये 1 कितना हो जाएगा x⁴, और x⁴ से x⁴ को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अभी देखिए ये चीज़ जो है हमारी अंडर रूट में चल रही है, क्योंकि इसकी होल टू पावर कितनी है 1/2, और जब x⁴ की 1/2 से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका x², बिकॉज यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये x² और ये x³ मिलके कितना हो जाएगा x⁵ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे x⁴ को इस 1/2 से बाहर निकाला तो x² आया, और बाहर पहले से कितना था x³, तो ये बन गया आपका x⁵। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम जानते हैं x⁴ को हम इंटीग्रेशंस करते हैं, तो x⁴ को अगर ऊपर ले जाए तो -4, तो इसका कितना आ जाएगा 1/x⁵ आ जाएगा, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब
हम यहाँ पे अंदर के पार्ट को अब यहाँ पे t एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको t ले लेते हैं। और आप जानते हैं जिसका इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं और उसमें जिसको t लेट करते हैं तो वहाँ पे पहले उसका हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। तो हम जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करा हमने, यहाँ पे जो x की पावर 4 है उसको हम ऊपर ले गए, ये पावर ऊपर जाके -4 हो गई। अब आप डिफरेंशिएट जानते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएट कितना होता है बच्चों, यहाँ पे x की पावर n का x की पावर n का डिफरेंशिएट कितना होता है, n x की पावर n-1। तो ये पावर होगी वो पहले आ जाएगी और उसमें से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पावर पहले आके एक माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और जो जिसमें x की टर्म्स नहीं होती है, कांस्टेंट टर्म होता है, उसका डिफरेंशिएट कितना होता है, 0 ऑल ओवर। ये हमने किसके रेस्पेक्ट में करा, x के, तो इसको हम लिखेंगे dx। t का कितना हो गया 1 और t के रेस्पेक्ट में करा तो इसको क्या लिखेंगे, dt। अब इसको हमने सॉल्व करा तो सॉल्व होके हमारा कितना आ गया, x की पावर देखिए -4 ये ऊपर रहा और यहाँ पे x की पावर बन जाएगी -5। इस -5 को जब नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस की 5 हो जाएगी। इससे हम dx की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो आपका dx कितना आ जाएगा, x की पावर 5 अपॉन -4। अब ये जो वैल्यू निकली है dx की वो हम लगा देते हैं यहाँ पर, और जो t की वैल्यू हमने लेट करी थी वो भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो है, यानी कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है जिसको मैं अब यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमने dx की जगह लगाया x की पावर 5 अपॉन -4 dt। और इस वाले टर्म को हमने क्या लिया था, t लिया था। तो इसकी जगह हमने कितना लगा दिया, t, और ये x की पावर 5 ऐसी रहा। अब जब आप t एज्यूम करते हो, वैल्यू पुट करते हैं, तो वहाँ पे x की टर्म पूरी तरह से कैंसिल आउट होना चाहिए। अगर कैंसिल नहीं हो रही है तो थोड़ा सा उसको देखना पड़ता है कि किस तरह से हम उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 5 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे -1/4 जो है वो बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन में बचा आपका dt अपॉन t की पावर 1/2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो t की पावर 1/2 को हम ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने पर ले गए। और जब इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करते हैं, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1। जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर से हमें नीचे डिवाइड करना होता है। तो इसमें हम +1 ऐड करेंगे। +1 जब ऐड करेंगे तो ये पावर -1/2 +1 हो जाएगी। इतनी पावर से हमें नीचे को भी डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट क्या लगाते हैं, c लगाते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किस तरीके से करा उसको देख लेते हैं। 1 में और 1/2 में से देखिए, चलिए मैं अलग से करता हूँ। -1/2 और +1 है तो 2 एलसीएम लिया हमने, तो कितना हो गया, -1 + 2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। ऑल ओवर इसकी कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। सिमिलर वे में यही चीज़ नीचे लिखी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा बाहर। और अंदर कितना रह जाएगा, t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। अब आपने क्या करा, जो t एज्यूम करा था उसकी वैल्यू लगा देते। t को हमने कितना एज्यूम किया था, 1/x की पावर 4 + 1, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। लेकिन अब हम आंसर से मैच करते हैं बच्चों, तो इस टाइप का कोई आंसर हमें दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे फर्दर हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे 1 + x की पावर 4, x की पावर 4 को भी अब हम यहाँ पे अपॉन में जब 1/2 में से x की पावर 4 को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकल के ये बन जाएगी x²। तो अब इंटीग्रेशन में बचेगा 1 + x की पावर 4, सॉरी इंटीग्रेशन ही अंडर रूट में, क्योंकि यहाँ पे 1/2 को हटाया तो स्क्वायर रूट लगाया और स्क्वायर रूट में बचेगा 1 + x की पावर 4 और बाहर ये x की पावर 4 निकल के क्या बन जाएगा, x²। और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है। अब देखिए ये वाला ऑप्शन आपका किससे मैच करता है, तो ये ऑप्शन आपका मैच करता है आपका ए वाले ऑप्शन से। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 13 क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है और ट्रिकी क्वेश्चन होता है। अब ट्रिक क्या, चलिए मैं ट्रिक पहले आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चंस कराने के साथ साथ आपको फॉर्मूले को भी बताता चलूँगा ताकि आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो और ताकि इसके ऊपर कोई अदर क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सके। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूले को समझते हैं। अगर किसी इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से 2a होती है और अगर उसमें हम यहाँ पे फंक्शन में अपर लिमिट 2a में से अगर ये x की टर्म माइनस कर दे और वो फंक्शन पूरा कन्वर्ट किस में होके आ जाए, -fx दे रिजल्ट, तो हम उस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करते, उसका डायरेक्ट आंसर हम कितना लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दे तो हम इंटीग्रेशन का आंसर कितना लिख देंगे, 0। अब देखिए यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, 0 नीचे ऊपर 2 की टर्म्स है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये फंक्शन हमें -fx तो नहीं दे रहा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो पहले हमें इंटीग्रेशन में जो दे रखा है
उसको हम फंक्शन कंसिडर करेंगे, यानी कि ये इंटीग्रेशन जिसका करना है वो fx हो गया। अब इसमें हम 2 पाई में से क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है 2 पाई माइनस एक्स, ये जो वैल्यू है हम इसमें x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कितना, 2 पाई माइनस एक्स, और x की जगह यहाँ पे भी लगाया 2 पाई माइनस एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को मैं आपको याद दिलाता हूँ किस तरीके से सॉल्व होता है। आपने देखिए कोऑर्डिनेट पढ़ रखे होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, और यू नो वेरी वेल कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का मतलब माने तो साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट 6 होते हैं, तो 6 की 6 प्लस में होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में कितने होते हैं, केवल 2 ही प्लस के होते हैं, जो माइनस के वो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है। तो साइन और कॉसेक सेकंड कोऑर्डिनेट में प्लस के होते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट प्लस के होते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक और कॉस थीटा होते हैं। बट हमें यहाँ पे देखिए फॉर्मूला किसका लगाना है, कॉसेक 2 पाई, 2 पाई का मतलब हो गया आपका 360, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है कॉसेक 360 माइनस थीटा का। तो पहले हम ये चेक करेंगे ये किस कोऑर्डिनेट पड़ रहा है, तो 360 माइनस इसमें होता है आपका 90 माइनस थीटा, इसमें होगा 90 प्लस थीटा, ये आप जानते हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसमें आएगा आपका 360 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, फोर्थ में, और 360 की में कॉसेक का ही रहता है, कॉसेक थीटा आ जाएगा। लेकिन 360 माइनस थीटा में ये देखेंगे कि ये सेक और कॉस की टर्म प्लस की होती है, और फॉर्मूला हम किसका अप्लाई कर रहे हैं, कॉसेक का, तो ये हमें रिजल्ट किस में देगा, माइनस में। तो अब आप समझ गए कि जब मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कॉसेक 360 माइनस थीटा की जगह चल रहा है x, तो ये आंसर हमें किस में मिलेगा, माइनस। अब पावर जैसी चल रही हो वो वैसी की वैसी आ जाएगी। अब आप ये चेक करेंगे कि ये फिर से हमें क्या बन गया, इतना पार्ट हमारा फिर से क्या बन गया, ये इतना पार्ट हमारा बन गया fx। तो देखिए हमें ये रिजल्ट मिल गया। हमने क्या करा, ये बिल्कुल देखिए मैच कर रहा है इस वाले फॉर्मूले से कि जो हमने अपर लिमिट लगाई उसको अगर माइनस एक्स करते हैं तो हमें माइनस अगर एफ एक्स मिल जाता है, तो हमें उस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना है। उस इंटीग्रेशन का आंसर आप डायरेक्टली कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि ये इसके लिए फॉर्मूला है। तो इस ऑप्शन से मिलाएंगे तो ये यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 पे जो क्वेश्चंस में फॉर्मूले यूज होंगे, पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। इस फॉर्मूले को मैं भी क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा किस तरीके से अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, और उसके बेस पे इसका आंसर दे रखे। तो चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम y डैश का मतलब समझते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएट को dy/dx भी लिखते हैं, और लिखने का अदर तरीका क्या होता है, y डैश भी होता है, और एक तरीका और बता देता हूँ वो होता है f डैश x। तो dy/dx को आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो y डैश है, यहाँ पे जो y डैश है ये आपका डिफरेंशिएट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म लिखी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में लेके आते करते हैं कन्वर्ट, तो ज़्यादा ईजी होगा। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म होती है e⁻b = c। जब हमें इसे लॉग के रूप में लिखना होता है तो किस तरीके से लिखते हैं, जो इक्वल में होता है वो लॉग के साथ आ जाता है, और जिसके ऊपर पावर होती है वो लॉग का बेस बन जाता है, और जो पावर में होती है वो इक्वल बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे पावर में कौन है, y डैश, तो ये y डैश तो आपका इक्वल में आ जाएगा, और जो इक्वल में पार्ट है वो किसके साथ आ जाएगा, आपका लॉग के साथ, और जिसके ऊपर पावर लगी होती है वो लॉग के बेस में चले जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। तो चलिए इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई करा, आप समझ ही गए कि जो ऊपर पावर है वो यहाँ आ गई, और जो लॉग के बराबर में लिखा था वो लॉग के साथ आ गया, और जिसकी पावर थी वो e बन गया। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, डैश का मतलब हमने जो पढ़ा है, डैश का मतलब क्या होता है, dy/dx, वो लिख देते हैं। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, dy/dx को सेपरेट करने का मकसद क्या है कि देखिए यहाँ पे आंसर y के रूप में दे रखे हैं। y के रूप में तभी आंसर आएगा जब dy का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो y रिजल्ट देगा। तो यानी कि ये सॉल्यूशन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिफरेंशियल इक्वेशन आप जानते ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादातर डिफरेंशियल दिया था, उसको आंसर सॉल्यूशन जो होता है इंटीग्रेशन करने से मिलता है। तो अब इस चीज़ का हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे मेन बात है कि dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाता है, लेकिन log का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन भी आता है। तो log x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें बाई पार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो बाई पार्ट्स का एक फॉर्मूला मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करना होता है तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स।
तो इसमें फॉर्मूला क्या कहता है, ये हमने फर्स्ट फंक्शन माना और ये सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम मानते हैं आइलेट के अकॉर्डिंग। आइलेट आपने पढ़ रखा है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जरूरत होगी तो बता भी दूंगा। तो u फर्स्ट फंक्शन है तो u को छोड़ा हमने, और क्या करेंगे दूसरे वाले का इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का डिफरेंशिएट करते हैं और दोबारा फिर इंटीग्रेशन करते हैं दूसरे वाले का, और उस पूरे का भी ऑल ओवर इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए लॉग का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो लॉग का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसमें एक 1 को साथ में कंसिडर करना पड़ेगा। 1 किसी के संग लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए log x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को हम क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन। तो चलिए फॉर्मूले को मैंने किस तरीके से लिखा समझा देता हूँ मैं आपको। जिसको फर्स्ट फंक्शन माना जाता है उसको हम एज इट लिख देते थे, मैंने एज इट लिख दिया, और जिसको सेकंड फंक्शन मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट, और उसके अंदर फिर से सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और फिर से पूरे का एक बार फिर से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन और प्लस कांस्टेंट। तो ये मैंने फॉर्मूला इसमें अप्लाई करा। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसी की ऐसी आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन के अंदर हमने इसका डिफरेंशिएट किया, log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x, और x कट जाएगा। तो कटने के बाद आपके पास रिजल्ट बचेगा, आपके पास x log ex, और यहाँ पे बचेगा 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो ये इंटीग्रेशन 1 का करने से कितना आ जाएगा, आपके पास x आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करा तो हमने इसका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना मिल जाएगा आपके पास, ये x आ जाएगा। अब देखिए ये वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका किससे मैच करता है, तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है आपका यहाँ पे। तो ये ऑप्शन बी जो है इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ग्राफ पे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये ग्राफ चेक करके बताना है कि ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए ग्राफ में क्या बता रहा है कि इधर जो वैल्यू है -1 है और इधर वैल्यू 1, यानी कि -1 से वैल्यू कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, +1 में। तो आप जानते हो -1 से +1, और इसकी रेंज कहाँ से है, 0 से लेकर पाई तक। तो देखिए ये ग्राफ किसका होता है, कॉस का होता है। आपने पढ़ रखा होगा कॉस का ग्राफ, कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, जिसमें जो रेंज होती है वो -1 से +1 होती है, और जो इसकी मतलब डोमेन होता है वो कितना होता है आपका, -1 से +1, और जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस इनवर्स को। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन में एक LPP का क्वेश्चन दे रखा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है, अलॉन्ग विद द ग्राफ दिखा रखा है, और साथ में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू बता रहा है कि 18x + 10y है, जो कि वैल्यू क्या मिनिमाइज है, और इसमें लिमिट स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है फंक्शन की वो कितनी है, 134 है। तो वो कॉर्नर के जो पॉइंट है वो मिनिमाइज कितने पे हो रहा है, 3,8। तो नॉट द फिगर इज नॉट इज अ स्केल, तो स्केल के अकॉर्डिंग नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको इसके हिसाब से इसका आंसर बताने की इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए पहले थोड़े ग्राफ पे निगाह मारते। ग्राफ में देखिए क्या है, ये आपको एक अनबाउंडेड क्या दे रखा है, ये फेसिबल रीजन दे रखा अनबाउंडेड, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइज हो रहा है। ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज हो रहा है, और स्मॉल मिनिमाइज का मतलब लेस देन होगा, और इसका मतलब ये लेस देन जो है वो ये वाली ग्राफ देखेंगे तो ये लाइन आपकी आ रही है, और इस वाले में और इस वाले ग्राफ में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है। ये आपका क्या कहलाएगा, फेसिबल रीजन पार्ट कहला रहा है, और ये जो पार्ट कहला रहा है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एरिया कहला रहा है। इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होगा तो ये किस पे मिनिमाइज दिखाएगा, आपको यहाँ पे 3,8 पे दिखा रहा है, जो कि आपको यहाँ पे बताया भी गया है कॉर्नर पॉइंट। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो देख लेते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट एज अ फेसिबल रीजन, अनबाउंडेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट तो कर रहा है। डज नॉट एग्जिस्ट द इनइक्वलिटी, मतलब इनइक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये भी गलत है। क्या ये इससे ग्रेटर है, ग्रेटर तो नहीं बता रहा है वो, इससे तो स्मॉलेस्ट बता रहा है, तो ये भी गलत है। तो ये वाला आंसर सही है, एग्जिस्ट एज अ इनइक्वलिटी 18x + 10y लेस देन और डज नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट विद द फेसिबल रीजन। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ये मैंने लिख भी दिया है कि सिंस इनइक्वलिटी हैज़ नो
पॉइंट इन कॉमन विद द फैसिबल रीजन, हैंस मिनिमम वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव की है वो कितनी है 134 गिवन दे रखी थी 3,8 पे। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी इज़ करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 17 क्वेश्चंस को करने से पहले यहाँ पे दे रखा है कि जो फंक्शन है वो r से लेकर z की तरफ है और जिसमें वैल्यू दे रखी है और ये इसको बता रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो चलिए पहले मैं इसके लिए कुछ बातें आपको बता देता हूँ। देखिए दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक नॉन इंटीग्रल और एक इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल वो होते हैं जिसमें जो कि कोई इंटीजर नहीं होता, जिसमें पॉइंट के रूप में होता है, और जितने भी नॉन इंटीजर होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं और साथ में डिफरेंशिएबल होते हैं। इंटीग्रल वो होते हैं जो कि एक किसी इंटीजर का पार्ट होता है, यानी होल नंबर में होते हैं, और ये कभी भी कंटिन्यूस नहीं होते। तो देखिए जहाँ पे आपको क्वेश्चंस में जितनी भी वैल्यू दे रखी है वो x इक्वल टू 2.5 पे चेक करने को कहा जा रहा है। तो x इक्वल टू 2.5 क्या हमारा नॉन इंटीग्रल है। नॉन इंटीग्रल है क्योंकि यहाँ पे कोई इंटीजर तो है नहीं, पॉइंट में दे रखा है। और आप जानते हैं कि जितने भी नॉन इंटीग्रल पार्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस और साथ के साथ डिफरेंशिएबल होते हैं। तो अब इससे ऑप्शन मैच कर लिए, कौन सा ऑप्शन मैच होता है आपका, ये कंटिन्यूस है लेकिन इसको डिफरेंशिएट नहीं बताया, गलत हो गया। ये कंटिन्यूस नहीं होता, गलत हो गया। नॉट कंटिन्यूस, ये भी गलत हो गया। नॉट डिफरेंशिएट, ये गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। A student observe an open air honeybee nest on the branch of a tree whose plane figure is parabolic shape, x square is equal to 4 by then the area निकालना है आपको, रीजन बाउंडेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई पे, और लाइन दे रखी है। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले समझा देता हूँ। हालांकि ये आपके पहले के पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगा। देखिए पैराबोला के बारे में आप जानते हैं, अगर पैराबोला आपका इधर की तरफ दिया जाता है तो उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर एक्स एक्सिस में दिया है। और अगर ये माइनस एक्स एक्सिस में दिया है तो यानी कि इधर की तरफ, तो उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। अगर एक्स एक्सिस में तो हमेशा इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू निकलेगी। अगर आपको पैराबोला वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ दे रखा है तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और नीचे की तरफ दे रखा है तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये आप लोग जानते हैं, बस आपको मैंने याद कराने के लिए ये बनाया। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस में क्या है, देखिए आपको पैराबोला की कौन सी इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो देखिए कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है, ये वाली, क्योंकि एक्स स्क्वायर है या तो वाई एक्स के पॉजिटिव में होगी या वाई एक्स के निगेटिव में। ऊपर के लिए किस में आएगी, पॉजिटिव। तो मैं इसका ग्राफ भी आपको बना देता हूँ पैराबोला का। तो जो आपको इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है वो आपका पैराबोला ऊपर लाई कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा कि एक ओपन एयर हनी बी नेस्ट है ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, जो कि इस पैराबोला। तो चलिए मैं हनी बी को भी आपके लिए बना के दिखा देता हूँ ताकि माइंड में कोई भी उलझन ना हो। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो पेड़ से कुछ इस तरह से लटका हुआ होता है। तो यहाँ पे फिलहाल जो भी लटका है उसकी शेप जो है वो पैराबोलिक है। अब यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 4। तो इस y इज इक्वल टू 4 को हम पहले इस इक्वेशन में लगा के सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट निकल के आ जाएंगे। तो मैं y की वैल्यू पहले इसमें लगा देता हूँ। तो y की जगह मैंने कितना लगाया, 4, तो ये 16 बन जाएगा। और 16 को जब मैं एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा, +-4। देखिए इस पैराबोला के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, कितने कोऑर्डिनेट आएंगे, एक +4 और एक -4। देखिए y की वैल्यू आपके पास 4 है और x की वैल्यू हमने +4 ली। तो आपका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 4,4। y की वैल्यू आप पे ऑलरेडी ये कितनी है, 4 ही है। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी लेंगे, अगर -4 लेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -4,4। और अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को निकालूँ, ये वाले पॉइंट को, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 0। ये तो ओरिजिन हो गया 0,0 और ऊपर कितना आ जाएगा, 0,4 आ जाएगा। अब देखिए मैं अगर इतने पार्ट का एरिया निकाल दूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा। और आप जानते ही है जो हमें एरिया निकालना है उसके लिए फॉर्मूला कैसे बना लेते हैं, या तो y में बना लेते हैं या x में। तो हम यहाँ y की लिमिट लगा रहे हैं, 0 से लेकर कितनी लिमिट लगाएंगे हम, 4 तक। तो 0 से लेकर 4 तक, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जा रहा है तो हम वैल्यू किसकी लगाएंगे, x की। और ये डबल इसलिए करा क्योंकि हमने इतने पार्ट का एरिया निकाला और इतना ही पार्ट और है तो इसलिए हमने इसको ट्वाइस कर दिया। अब हम करेंगे कुछ नहीं, बस जो वैल्यू x की है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। x की वैल्यू मैंने कैसे निकाली मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई दे रखा था, तो x इक्वल टू निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बाई।
तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू को लगा दिया। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए स्क्वायर रूट कट आया तो पावर 1/2 हो गई, और 1/2 में एक पावर ऐड हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, और 3/2 का उल्टा कितना आ जाएगा 2/3। तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में पहले अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे। तो y की जगह हमने अपर लिमिट में कितना लगाया 4, तो 4 की पावर 3/2 और यहाँ पे 0 लगाया, ये तो 0 हो गया। और इसमें हमने 4 को कितना लिख लेंगे, चलिए सॉल्व कर दिया, लेकिन मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ सॉल्व कैसे ही आया, वरना आपको हो सकता है कि कहीं दिक्कत कर जाए। 8/3 था ये, 4 को लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी 3/2, और वो तो 0 हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 के बाद 3 8 आ जाएगा, 8 जा कितना आ जाएगा 64/3। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, और ये आप ऑप्शन से मैच करेंगे तो ऑप्शन बी इज क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के जो क्वेश्चंस है बच्चों 19-20 वो असर्शन और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप सब जानते हैं, इसके बारे में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। तो चलिए 19 क्वेश्चंस को ले लेते हैं। असर्शन में क्या कहा जा रहा है, कंसीडर द फंक्शन दे रखा है f(x) मॉड दे रखा है, मॉडुलस दे रखा है x + x-1 का मॉडुलस और बिलोंग करता है रियल नंबर को। तो ये बताना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है x = 0 और x = 1। तो देखिए मॉडुलस के बारे में बात समझेंगे। मॉडुलस एवरी पॉइंट पे क्या होता है कंटिन्यूस होता है, सिवाय जो अंदर मॉडुलस के अंदर की जो वैल्यू होती है वो 0 पे नॉट कंटिन्यूस होता है। तो अंदर की वैल्यू इसमें x = 0 है, और इसमें इसको अगर अंदर की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो 0 और 1 पे ये क्या होगा कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो गया आपका असर्शन। और दूसरा पार्ट क्या रहा है, रीजन में सपोज f डिफाइन एंड कंटिन्यूस a, b बिलोंग कर रहा है c, a, b को, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ये बात भी सही है। कैसे, देखिए आप जानते हैं कि अगर जो कोई डिफरेंशियल नहीं होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी भी इक्वल नहीं होती। तो ये इक्वल नहीं दे रखी है, तो ये भी क्लियर नहीं है, और ये इसका भी रीज़न है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता है जिसमें दोनों ही करेक्ट है और ये इसका क्या है रीज़न भी है, तो वो ऑप्शन आता है आपका ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन में दे रखा है, फंक्शन दे रखा है आपको और लिमिट दे रखी है, इसकी डिफाइन कर रखा है सेकस को नॉट 1 फंक्शन इज इन इट्स डोमेन। तो चलिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला समझाता हूँ कि यहाँ पे 1 मैपिंग कैसे फंक्शन होता है। तो देखिए कंडीशन 1 मैपिंग की क्या है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करें किसी कर्व ग्राफ पर, तो वो उसको केवल एक ही पॉइंट पर अगर काटती है तो वो 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसको भी समझ में नहीं आएगा, मैं भी क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, f(x) = sec(x) दे रखा है, और sec(x) को हमने cos में कन्वर्ट करा तो 1/cos x। अब हम 1/cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने x और y एक्सिस खींची, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिखी है 0 हो गया, इधर चलेंगे π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, 2π और 5π/2। सिमिलर वे में हम यहाँ पे नेगेटिव में चले हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम 1 और -1 की वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं, एक 1 और एक -1 ले लिया। अब आप देखते हैं कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 0 पे कितनी होती है 1। तो यहाँ पे हम cos 0 की वैल्यू लगाई हमने, और cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो 1/1। तो देखिए 0 पे अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी, तो ये 1 वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही हमने इसको 90 पे निकाला, 90 cos π/2, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 को किसी से डिवाइड करते तो आंसर आता है इन्फिनिटी। तो π/2 पे ये वैल्यू 0 से शिफ्ट किधर की तरफ हो रही है, π/2 की तरफ। ऐसे ही इधर भी चलेंगे तो ये भी वैल्यू शिफ्ट हो रही है ऊपर। तो यहाँ पे जो ग्राफ बन के आ रहा है वो 1/cos x का, ये ग्राफ मैं बच्चों किसका बना रहा हूँ 1/cos x का, यानी कि इस वाले टर्म्स का, जिसको आप sec x भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से आ गया। सिमिलर वे में जब आगे हम ड्रॉ करेंगे पाई पे लेंगे तो ये आपको -1 देगा, और π/2 पे या 3π/2 पे ये इन्फिनिटी देगा, तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट 2π पे भी सिमिलर ग्राफ ऊपर की तरफ मिलेगा, और लेफ्ट में चलेंगे नेगेटिव में, तो नेगेटिव में भी ग्राफ बिल्कुल सिमिलर वे में -π/2 पे नीचे मिलेगा। इसी तरह से हमारा ये ग्राफ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, असर्शन ट्रू कैसे हो गया, देखिए आप समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे 1 फंक्शन कब कहलाता है कि अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो इंटरसेक्ट करती है केवल एक ही पॉइंट पे। अब देखिए मैं जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे हमने ड्रॉ ऑलरेडी कर रखी है, चलिए इससे समझ में नहीं आ रहा, मैं एक और ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने एक और ड्रॉ करी y = 2 पे,
तो इस पे यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अभी तो मैंने दो ही ग्राफ बनाए, 2 ही पॉइंट बनाए थे कर्व के, तो ये 4 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है, जबकि केवल एक ही पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट करना चाहिए था, तब जाके ये होता 1-1 फंक्शन। बट ये 4 पॉइंट पे कर रही है, इसलिए 1-1 फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे भी लिख रखा है नॉट 1-1 फंक्शन, तो इसलिए ये हमारा असर्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब रीजन की बात करेंगे, तो रीजन में उन्होंने कहा कि y=2 पे मीट कर रहा है ग्राफ फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट। तो एक से ज़्यादा पे, देखिए मैंने ड्रॉ y=2 पे कर रखा है, तो एक से ज़्यादा पे वो कट कर रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न भी सही है और ये इसका लॉजिक भी हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे ए इज़ करेक्ट। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। आगे के सेक्शन बी को मैं वीडियो के पार्ट 3 में आपसे मिलूंगा। वीडियो के पार्ट 3 पे आप आइए, वहाँ पे आपको आगे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बच्चों, अगर ये चैनल आपको सच में अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर आगे बढ़ाइए अपने दोस्तों में, क्योंकि आप इसको बढ़ाएंगे तो मैं भी मोटिवेट होकर ऐसे और वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। मैं भी चाहूँगा कि हर चीज़ आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।